Good morning, students. Welcome to SST class. We continue our chapter 12. The title is Economic Condition. यहाँ से हम रीड करेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होता है. पेज नंबर 104. इकोनॉमिक कंडीशन होता है बेटा आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे से कैसे थे लोगों की दशा, फाइनेंशियली कैसे थे, क्या काम करते थे, किस तरह से कमाते थे. तो वो उसमें हम आर्थिक स्थिति में इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर रीड करते हैं. तो हमने देखा लास्ट चैप्टर जो हमने 11 किया था उसमें आयरन जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी. तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आए. द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगधा. आयरन के यूज़ करने से रेडिकल मतलब बहुत ज़्यादा जो है मगधा लोगों की जो लाइफ में बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस आए. रेडिकल मतलब बहुत तेज़ी से चेंजेस आए. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर. लोगों का मेन काम क्या था, एग्रीकल्चर करना. और कैटल रेयरिंग होता है जानवरों को पालना. कैटल मतलब जानवर एंड रेयरिंग मतलब पालना. द टिलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ऑनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड. जो टिलर का मतलब है किसान, जो खेत को जोतता था. टिलर मतलब जो खेत को जोतता था, जो उसमें अनाज पैदा करता था, वो ही. और जिस खेत में वो खेती करता था वो उसका ओनर होता था, मालिक होता था. द लैंड रिवेन्यू वॉज चार्ज 1/12 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द ईयर नोन एज भागा. जो लैंड मतलब राजा, जो जैसे हम आज टैक्स पे करते हैं तो ऐसे पहले भी टैक्स पे करते थे राजा को. और उस टाइम एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था. तो कितना टैक्स पे करते थे कि जितना आपकी पैदावार हुई है, जैसे मान लो आपके 60 kg जो है वो पैदावार हुई है, 60 kg गेहूँ हुई है या चावल हुए, जो भी आपने फसल उगाई है, सपोज आपका 60 kg हुई है, उसका 1/12 मतलब इसको आप 12 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 kg. ठीक है ना. 12 5 या 60 हो गए. ठीक है, यानी कि 60 का 1/6 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 kg जो है वो आपको राजा को देना होता था. ठीक है. देयर मेन क्रॉप्स वर वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन. उनकी मुख्य फसलें थी गेहूँ, कॉटन, रुई, चावल और गन्ना. दे यूजली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन ए. वो साल में 3 क्रॉप्स जो है वो पैदा करते थे. देयर वर मैनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री. कारपेंट्री मतलब जो बढ़ई का काम करते हैं, पोट्री. तो खेती करने के अलावा ये दूसरे काम भी जो थे लोगों के थे. द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर ऑल्सो वेल डेवलप्ड. जो बिजनेस था, क्राफ्ट्स, जो हाथ से सामान बनाया जाता था, वो भी अच्छे से डेवलप था. पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन विच आर कॉल्ड गिल्ड्स. अलग अलग वोकेशन मतलब जो काम थे लोगों के, जैसे कोई ज्वेलरी बनाता था, कोई वीविंग मतलब कपड़े बनाने का काम करता था, कारपेंट्री का काम था, उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनी हुई थी, सभा बनी हुई थी. ठीक है ना. अब देखो, जो ज्वेलरी का काम करता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने कुछ रूल्स हैं. जो कारपेंट्री करेगा उसका अपना कुछ तरीका है. तो ऐसे जो जिसका काम था उसकी अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, जो अपने बिजनेस से रिलेटेड या जो भी उनका काम था उसको जो है वो देखती थी और उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे, जिनको गिल्ड्स कहा जाता था. ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड नोन एज शिरीन. और हर एक गिल्ड का एक हेड होता था. अगर कारपेंट्री है उसकी अलग वो है, गिल्ड है. ज्वेलरी मेकिंग वाले हैं उनका अलग है. ठीक है ना. वीविंग वाले हैं उनका अलग है. और उनके ऊपर एक शिरीन होता था, हेड होता था, इसको शिरीन बोला जाता था, जो उसको करता था. ठीक है ना. द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग. जो ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन थे, वो भी जो है राजा को टैक्स पे करते थे. देयर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी सिस्टम. अब देखो करेंसी आ गया था. अभी तक हमने लास्ट तक पढ़ रहे थे कि बार्टर सिस्टम भी चल रहा था, लेकिन अब करेंसी जो है लास्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया. निशंका जो कॉइन्स है वो आ चुके थे वैदिक सिविलाइजेशन में. तो मनी सिस्टम जो है रेगुलेट हो चुका था. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ट्रेड. और कॉइन्स जो इंट्रोड्यूस हो चुके थे उसकी वजह से जो बिज़नेस जो है अब आसान हो गया. अब बार्टर सिस्टम में बेटा कई बार ये प्रॉब्लम होती थी कि मान लो मुझे गेहूँ चाहिए और मेरे पास चावल हैं, तो हो सकता है जिसके पास चावल है उसको गेहूँ नहीं चाहिए, तो मैं किसके साथ एक्सचेंज करूँगी. ठीक है ना. तो मनी का तो है, सबको चाहिए होती है, सेम प्राइस है, आपका अलग अलग डिसाइडेड है, तो मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हो. लेकिन बार्टर सिस्टम में दूसरे को, अगर आप एक के पास गेहूँ है और एक के पास चावल है, दोनों को ज़रूरत है दोनों की, तभी एक्सचेंज होगा. गेहूँ वाले को चावल नहीं चाहिए तो वो कैसे लेगा, चावल वाले को गेहूँ नहीं चाहिए तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा. तो ये प्रॉब्लम आती थी. द कॉइन्स वर नोन एज पंच मार्क. ये देखो पंच मार्क कॉइन्स जो दिखा रखे हैं आपने. इसकी एक्टिविटी में ये जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है.
ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स होते थे। ना 105 पेज देवर पंच्ड विद सिंबल ऑफ, पंच नहीं लगा देते आप, पंचिंग मशीन भी होते हैं, साइन बने होते हैं, उसमें पंच किसके बने होते थे, निशान, आप सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा। मगधा हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल मतलब बाहर विदेशों के साथ भी बिजनेस होता था, और इंटरनल अंदर के जो दूसरे टेरिटरीज हैं उनमें भी सामान बेचा जाता था। सम ऑफ इम्पोर्टेंट टाउन्स, पुरानगर्स एंड लार्ज टाउन्स, वो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स उस टाइम के हैं, वो है जैसे चंपा बिहार, जो ब्रैकेट में है बेटा वो प्रेजेंट जगह बता रखी है आपको, ठीक है ना। राजगिरा बिहार में है, सरस्वती डिस्ट्रिक्ट गोंडा के अंदर यूपी के अंदर है, कौशाम्बी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद ये भी यूपी में है, वाराणसी यूपी में है, वैशाली बिहार के अंदर है, मिथिला ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद के अंदर यूपी में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। सम ऑफ द फेमस पोर्ट बंदरगाह है जहाँ पे समुद्री जहाज रुकते थे, क्योंकि आपका बिजनेस तो था एक्सटर्नल भी था, दूसरे देशों के साथ भी था, तो बाहर के देशों में सामान कैसे भेजते थे, जहाज से। तो उनके लिए पोर्ट चाहिए, बंदरगाहें चाहिए जहाँ पे वो जहाज खड़े होंगे, सामान चढ़ेगा उतरेगा। उनमें से तमरापुर ये श्रीलंका, शुप्रिक सोपारा एंड भृगु कच्चा, ब्रोच एंड पत्तल, ये जो है फेमस पोर्ट हैं। मगधा अ सक्सेसफुल एम्पायर, मगधा जो है वो इतना सक्सेसफुल एम्पायर जो है वो क्यों हुआ। देयर वाज अ नंबर ऑफ रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ मगधा प्रेजेंट डे बिहार। बहुत सारे रीज़न है मगधा के सक्सेसफुल होने में, लाइक एडवांटेजियस geographical position as गंगा and its tributary provided a cheap means of transportation। सबसे बड़ा तो उसकी जोग्राफिकल पोजीशन है, क्योंकि गंगा वहाँ से क्रॉस करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है। आपका एक्सटर्नल ट्रेड था तो सामान अंदर बाहर ले जाना आसान था। एग्रीकल्चर वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव, क्योंकि नदी के किनारे था, एग्रीकल्चर करना आसान था, खेती उपजाऊ थी, ठीक है ना, पैदावार अच्छी होती थी। बिसाइड आयरन माइंस, और मगधा का जो रीजन है वहाँ आज भी जो माइंस हैं, आपके मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो लोहा उस टाइम का जो मेन था, तो वहाँ से निकालना आसान था। बिसाइड आयरन माइंस वर इन अबंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स, वहाँ से मिल जाता था। आयरन माइंस थी, लोहे की खानें थी, और जिसके टूल और वेपन आसानी से बन जाते थे। एलिफेंट, क्योंकि देखो नदी का एरिया था, जंगल भी था आसपास, तो एलिफेंट जो वो अपने किस में यूज़ करता था, आर्मी में यूज़ करता था। एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर, वो भी आसानी से मिल जाते थे। इट हैड 2 कैपिटल, राजगिरा एंड पाटलिपुत्रा, हेडेड बाय एफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर लाइक भीमसारा एंड अजातशत्रु। 2 कैपिटल थी इसकी, राजगिरा और पाटलिपुत्रा, और 2 फार साइटेड मतलब दूरदर्शी राजा थे, जैसे बिम्सारा और अजातशत्रु, जिन्होंने पूरा शासन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। एंड एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम, अच्छी मिलिट्री थी, नागरिक शासन व्यवस्था अच्छी थी, एफिशिएंट मनी सिस्टम था। हारमोनियस सोशल स्ट्रक्चर, समाज में लोग बड़े मेल मिलाप से रहते थे। एंड वेल कंस्ट्रक्ट bridges and roads made Magda first amongst the 16 महाजनपद of that period। और सबसे बड़ी बात थी कि ट्रेड के लिए अच्छे से ब्रिजेस बना रखे थे, रोड्स बना रखी थी, जिसकी वजह से जो मगधा है 16 महाजनपद में सबसे नंबर 1 पर आता है। कीवर्ड्स देखिए, घना, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पीपल, ठीक है। मैट्रिमोनियल रिलेशन थ्रू मैरिज, वैवाहिक संबंध बताए। रिपब्लिक, अ स्टेट वेयर इट्स हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर उनका चुनाव होता है, और जो इंग्लैंड है वहाँ पे रानी का चुनाव नहीं होता, उसकी पोजीशन हेरिडेटरी है। संघ, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, कोई संस्था जो है वो। सो स्टूडेंट, जो चैप्टर इज़ कंप्लीट, प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।